हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नीट यूजी पेपर 2019। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्लियर करनी है तो आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज सभी फैकल्टीज ने बोली होगी या सभी जिन लोगों से आपने कंसल्ट किया होगा उन लोगों ने बोली होगी, राइट। क्यों बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाना चाहिए? क्योंकि एक बार आपको पता पड़ जाना चाहिए कि किस लेवल की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, कहां पर फोकस दिया जाता है। और जब आप चैप्टर पढ़ें, जब आप गो थ्रू करें, तब आप इन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करके रखें, ठीक है। तो हर कोई बोलता है कि सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन करना चाहिए। हम इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे, प्लस कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और इनके आसपास के क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज बाय अ सिस्टम। बेसिकली पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 46 है ये। सो वो बोल रहे हैं हीट का ना तो रिलीज होना चाहिए और ना एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो हमें पता है सिर्फ एक ही सिस्टम ऐसा पॉसिबल है जहां पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, और वो सिस्टम होती है, वो प्रोसेस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। तो हमारे यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू। वो बोल रहे हैं कि भाई अगर इंक्रीज हो गई किसी गैस का टेम्परेचर, आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होती है वो क्या एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ केवीटी होती है, राइट। इसका मतलब जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर की। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 48, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in an orbit is minus 3.4 electron volt. Its kinetic energy and potential energies are respectively. देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन आपने एक तो एटम में पढ़ा है और एक ग्रेविटेशन में पढ़ा है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड हमेशा काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। यहां मैं मैग्नीट्यूड इसलिए लग रहा हूं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब एनर्जी कम है, या मैं ऐसा बोलूं कि सिस्टम स्टेबल है। हमेशा याद रखिए, अगर किसी बॉडी की, किसी सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव है, इट मींस द सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। सो व्हाट इज गिवन टू अस? दे हैव गिवन द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी माइनस 3.4 है। अगर टोटल एनर्जी माइनस 3.4 है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो ये हो जाएगी प्लस 3.4, राइट। और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ये हो जाएगी इसका डबल, दैट इज 6.8 विद अ नेगेटिव साइन, राइट। अच्छा, अब इन दोनों का अगर सम करें, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो क्या माइनस 3। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक फिगर गिवन है और यहां पे पूछ रहे हैं इट रिप्रेजेंट्स टू विच लॉजिक गेट व्हिच बूलियन द करेक्ट बूलियन ऑपरेशन इज। यहां पर देखिए कि ये सिस्टम ऐसा है, यहां पे प्लस वोल्टेज है, यहां पे माइनस वोल्टेज है, राइट। अब क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो होगी। अगर करंट फ्लो हो रही है तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। बल्ब ग्लो का सिस्टम मैं मान लेता हूं, बल्ब ग्लो होने पे 1 आंसर आएगा, और जब बुझ जाएगा बल्ब या जो ऑफ हो जाएगा तो उसको 0 बोलूंगा मैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। ए बी, मान लीजिए ये 2 सर्किट है। पहले यहां पे 0 मतलब ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन। अगर ये भी ओपन, ये भी ओपन है तो देखिए ये सर्किट आउटसाइड है इसके, इसका मतलब करंट सीधी निकल जाएगी प्लस पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 1, करेक्ट। जो भी आंसर है Z मान लीजिए। अब मैं इसको 0 बोलता हूं, इसको 1, मतलब मैंने इसको क्लोज कर दिया, राइट। अगर मैंने इसको क्लोज किया ओपन, तो ये अभी भी इस सिस्टम से इंटैक्ट नहीं है क्योंकि ये बाहर है। तो मतलब अगर ये 0 ये 1 है तब भी आंसर कितना होगा? 1, मतलब लाइट अभी भी, करंट अभी भी फ्लो करेगी, लाइट जलेगी। अगर ये 1 है ये 0 है, मतलब इसको मैंने क्लोज कर दिया और ये ओपन है, तब ये भी बाहर है सिस्टम के, अभी भी करंट क्या होगी? फ्लो होगी। अगर मैंने दोनों को सिस्टम में ले लिया 1 1, अगर मैंने सिस्टम में ले लिया तो ये देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, राइट। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो गया है तो ये बल्ब अब ग्लो नहीं करेगा। तो अब हम ऑप्शन वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एंड गेट। एंड क्या होता है? ए इंटू बी। ए इंटू बी, देखिए अगर मैं ए इंटू बी करता हूं तो 0 इंटू 0 क्या आना चाहिए? 0। फिर 0 इंटू 1 0, 0 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। आप ये देखेंगे कि ये आंसर इसके एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है, राइट। जहां 0 आना चाहिए वहां 1 आ रहा है, ऐसे ऐसे अपोजिट आ रहा है। इसका मतलब मुझे एक और गेट पता है।
अगर मैं एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा देता हूं तो वो कौन सा गेट बन जाता है दोस्तों? वो बन जाता है नैंड गेट। याद है आपको? तो ये आंसर, ये जो बुलियन ऑपरेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 50। A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylinder drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis. देखिए क्या गिवन है हमें कि ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं फोर्सेस निकाल लेता हूं, कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, राइट। एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, इसको रोकने के लिए मुझे फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, ये वॉल पे कनेक्टेड है तो एक नॉर्मल लग रहा होगा इधर, राइट। मैं काम करता हूं, मैं ऑब्जर्वर अपना यहीं बिठा देता हूं, राइट। मतलब जैसे जैसे ये एक्सेलरेट कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, तो मुझे एक सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा यहां पर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? उन्होंने बोला है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब नॉर्मल की वैल्यू क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर आनी चाहिए, और फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी होना चाहिए, है ना। देखो ये कब नहीं गिरेगा, जब मेरा फ्रिक्शन या तो एम जी हो या एम जी से बड़ा हो, राइट। अगर मेरा फ्रिक्शन एम जी से बड़ा हुआ तब भी इस केस में वो नहीं गिरेगा, राइट। यहां पे एक चीज पॉइंट नोट करना है कि बच्चे नॉर्मल की वैल्यू हमेशा एम जी ले लेते हैं, राइट। वो कब होता है, जब मेरा नॉर्मल ग्राउंड पे पड़ा हो तब होता है वो नॉर्मल mg। नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होगा, इस क्वेश्चन में आपको सीखना है, राइट। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल, राइट। सो नॉर्मल की वैल्यू हो गई एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। mm गॉट कैंसल्ड, सो विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाय म्यू आर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 बाय 1 बाय 10 इंटू आर कितना है 1, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा। अब वो पूछ रहे हैं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या इसके बराबर होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, मेरा आंसर आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। क्या दोस्तों ये चीज आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51। बॉडी A of mass 4m is moving at speed u collides with another body of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After collision, the fraction of energy lost by the colliding body A. अब आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन गिवन है, 4m मास u स्पीड से मूव कर रहा है और वो टकरा गया 2m मास से जो कि बेचारा रेस्ट पे था, करेक्ट। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच है। एक मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या लगती है, शॉर्टकट मेथड में आप फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के बाय के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। तो यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 4m इंटू 2m डिवाइडेड बाय 4m प्लस 2m दैट इज 6m द होल स्क्वायर। तो यहां पर मेरा आंसर आता है 8/9, राइट। बट हर बार ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि दोस्तों हर बार सेकंड बॉडी रेस्ट पे नहीं होगी। लेकिन अगर अपन कंसेप्ट के थ्रू जाते हैं तो वी नो दैट द वेलोसिटी इन हेड ऑन कोलिजन इक्वल टू v1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इलास्टिक कोलिजन के लिए, राइट। अच्छा यहां पर सेकंड बॉडी इसको माना है, फर्स्ट बॉडी इसको माना है, तो सेकंड बॉडी की u 0 है तो 0 हो गया। यहां पर वेलोसिटी कितनी आ गई, v आ गई हमारी m1 माइनस m2 दैट इज 4m माइनस 2m 2m इंटू u डिवाइडेड बाय 4m प्लस 2m दैट इज 6m। तो ये हो गया मेरा u/3। मतलब जो वेलोसिटी पहले u थी टकराने के बाद वो वेलोसिटी कितनी हो गई u/3, ठीक है। चलिए अब मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m u/3 द होल स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। हाफ m u स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 1/9 माइनस 1, तो ये जाएगा माइनस 8/9 इंटू हाफ m u स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज डेल्टा के। अगर मैं हाफ m u स्क्वायर को के रख दूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के बाय के इज इक्वल टू माइनस 8/9। और ये माइनस क्या दिखा रहा है आपको कि एनर्जी में हो रहा है डिक्रीज। क्या चीज आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया।
चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। द स्पीड ऑफ स्विमर in still water is 20 meter per second. The speed of river water is 10 meter per second and is flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north. देखिए क्या गिवन है कि रिवर जो फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में ईस्ट, ऐसे मान लीजिए है ना, ये डायरेक्शन रिवर फ्लो की है। उस बंदे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, राइट। अगर उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो उसे किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए? आज हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ा, राइट। आज का वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा हो तो बहुत अच्छे से मैंने रिलेटिव वेलोसिटी समझाई है। तो मुझे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना होगा, राइट। तो मैं थ्रू आउट द मोशन मैं ऐसा डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा सीधा, क्लियर, स्ट्रेट लाइन में पहुंच जाऊंगा मैं। अगर मैं इसको वेलोसिटी वेक्टर बनाता हूं तो ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ द वाटर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट। ये एंगल नॉर्थ से थीटा बन रहा है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये एंगल की वैल्यू बताना है, राइट। ये वैल्यू कितनी गिवन है? ये वैल्यू गिवन है 20, वेलोसिटी ऑफ वाटर गिवन है 10। तो मैं साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2, ये हो गया मेरा 30 डिग्री, क्लियर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहे हो? अ मास m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break. देखिए ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है। आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे को लूपिंग द लूप करना है, फॉर लूपिंग द लूप, ठीक है, एक जनरल केस ले रहा हूं मैं। इस पॉइंट पे टेंशन कितना होना चाहिए दोस्तों? इस पॉइंट पे टेंशन होना चाहिए 6 mg के बराबर। ध्यान रखिए इस पॉइंट पे टेंशन कितना होना चाहिए, और इस पॉइंट पे अगर ऑलमोस्ट टेंशन 0 हो गया तब भी चल जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे टेंशन थ्रू आउट द मोशन अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो होता है 6 mg। अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं तो आपको पता है √5 gl, याद है। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं तो होता है √gl, ये भी याद है, बहुत बढ़िया। चलिए तो हमको पता पड़ गया कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू ज्यादा होती है तो दिस इज द पॉइंट वेयर द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। द डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 54 में? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसटीएम इज गिवन बाय। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस फिर से हैं ज्यादा। ये a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, राइट। बच्चे क्या करते हैं, या तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं या इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं उसको ऐड कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं, y माइनस a नॉट इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, राइट। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसटीएम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये cos है, ये sin है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो मैं लगा सकता हूं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? cos 90 की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y माइनस a नॉट। अब आप पूछोगे ये a नॉट क्या है? बेसिकली हमारा ओरिजिन से, जैसे मान लीजिए कि जो ये मेरा ओरिजिन है, राइट। ओरिजिन से नहीं, ये a नॉट से स्टार्ट कर रहा है अपना ऑसिलेशन। y माइनस ए नॉट मतलब मेरी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ऐसा बोलता हूं मैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो ओरिजिन नहीं है इस बार, ए नॉट है। मतलब ये पार्टिकल यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर आगे जाएगा, रूट a स्क्वायर b स्क्वायर पीछे आएगा, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो a ही होगा। अगर वो मुझसे पोजीशन पूछते कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन, तब मेरी पोजीशन होती y नॉट a नॉट प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये चीज आपको क्लियर है? देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आप आगे वाले क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन में हमें गिवन है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 54 था, 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें गिवन है कि 800 टर्न्स ऑफ इफेक्टिव एरिया, एरिया गिवन है, एरिया कितना है? एरिया गिवन है हमें, एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, राइट।
इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो मेरा एरिया कुछ ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इनवर्ट मान लेता हूँ उसको, या आउट, कुछ भी मान सकते हैं आप, आउटवर्ड मान लिया मैंने, ऐसे बाहर मान लीजिए, है ना, परपेंडिकुलर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, राइट। अब व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब आप ऐसे मान लीजिए इसको ऐसा कर दिया, राइट। फील्ड अभी भी ऐसी ही है, फील्ड ऐसी है और मैंने प्लेन ऐसा कर दिया, तो क्या इसमें फ्लक्स पास होगा? नहीं। अब हमारा यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा 0 इस केस में, राइट, क्योंकि हमें फ्लक्स की वैल्यू पता है BA cos थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो कॉस कंपोनेंट 0 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा? B × A फ्लक्स, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? डेल्टा फाई इक्वल्स टू B × A, क्योंकि ये तो 0 है। अब हम उससे पूछ रहे हैं EMF क्या होता है दोस्तों? EMF होता है dφ/dt। इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगा या टाइम का डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा डेल्टा फाई बाय टाइम टेकन। तो कितना हो गया? B × A, B की वैल्यू पुट करता हूँ 5 × 10⁻⁵ इंटू एरिया कितना है 0.05 इंटू डिवाइडेड बाय टाइम 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.02 वोल्ट, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 56, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसटीएम इज। एक पार्टिकल है, वो मेरा क्या कर रहा है? एसटीएम एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई पार्टिकल मेरा एसटीएम एग्जीक्यूट करता है तो मान लीजिए अगर इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, राइट, मेन पोजीशन से, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, एक साइकिल कंप्लीट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। काफी आसान प्रॉब्लम था, कंसेप्चुअल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में गिवन है अ सोप बबल हैविंग रेडियस 1 mm is blown from the detergent solution having surface tension 2.5 × 10⁻⁻2. The pressure inside the soap bubble equal to at a point Z0 below the free surface of water in a container. Take G10, density 10 cube. अच्छा देखिए क्या बोल रहे हैं वो, हमें पता है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला डेल्टा पी। डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है 4 × सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर, 4T/r। वो बोल रही है ये जो प्रेशर है ये वाटर कॉलम की हाइट के बराबर है। तो हमें पता है ρgh इज द प्रेशर व्हेन द लिक्विड इज फिल्ड अप टू कॉलम h, हाइट h, है ना। तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई हाइट बताओ, h बताओ। चलिए h बताने के लिए हमें 4 × सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस इंटू डेंसिटी इंटू g रखनी पड़ेगी। अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं तो यहाँ पे आएगा 4 × 2.5 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इंटू 1000 इंटू 10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1/100, या मैं इसको बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 58, अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर and an aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. The length of an aluminum rod is। अब देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है। जब भी आपको बोले कि इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर है तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला लगता है L1 α1 = L2 α2, राइट। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ ये आएगा 1.7 × 10⁻⁵ इंटू 88 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.2 × 10⁻⁵ इंटू L। तो यहां से मैं L कैलकुलेट कर लूंगा, मेरा L आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे बिल्कुल कि ये फॉर्मूला आया कैसे। हमें पता है कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा टी। क्या ये चीज आपको क्लियर है? अगर मैं डेल्टा L की बात करूं तो डेल्टा L किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए, और कॉपर के लिए अगर अलग अलग निकालूं तो यहां पर आ जाएगा इनिशियल लेंथ ऑफ द कॉपर इंटू अल्फा ऑफ द कॉपर इंटू डेल्टा टी। यहां पे अगर मैं निकालूं तो एल्यूमिनियम इंटू अल्फा ऑफ द एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, मैं अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो दोनों की चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कॉपर का माइनस डेल्टा एल एल्यूमिनियम का इज इक्वल्स टू L1 α1 माइनस L2 α2 डेल्टा टी, राइट। ये बोल रहे हैं कि जो चेंज इन लेंथ होना चाहिए इन दोनों की चेंज इन लेंथ वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कोई भी क्वांटिटी तब होगी जब, देखो ये दो चीजें A इंटू बी, राइट, तो वो इसके इंडिपेंडेंट करना है। अगर A 0 हो गया तो एनी टेम्परेचर इंटू 0 विल बी 0। इसका मतलब क्या L1 α1
माइनस L2 अल्फा 2 जीरो हो जाना चाहिए। ये जीरो हो गया तो हमारी ये वाली कंडीशन आ जाती है L1 अल्फा 1 इक्वल्स टू L2 अल्फा 2। क्या चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 काफी आसान है। वो पूछ रहे हैं हमें यूनिट बताइए के की, थर्मल कंडक्टिविटी। आपको पता है कि जो वॉट होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू के ए बाय एल इंटू डेल्टा टी। इसकी वैल्यू होती है वॉट यूनिट, इसकी के हमें निकालना है, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर और ये केल्विन। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा मेरा वॉट मीटर केल्विन। ये मेरा आंसर है के। दिस इज द यूनिट्स ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या गिवन है? When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus L. The elastic potential energy will be. ध्यान से देखिए, जब भी हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें किसका, इलोंगेशन वर्सेस लोड का, राइट, लोड अप्लाइड या स्ट्रेस का, तो हमें को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, आपको याद होगा, राइट। मैं यहाँ पे इलोंगेशन निकालता हूं। आपको पता है यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। क्लियर? नाउ हमें यहां क्या निकालना है? हमें निकालना है एनर्जी। अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है तो क्या इसके बीच का एरिया मुझे एनर्जी दे देगा? ये चीज याद है आपको, वर्क पावर एनर्जी से। इसका मतलब हाफ इंटू बेस दैट इज स्ट्रेस इंटू हाइट। क्या ये जो एरिया आएगा वो मुझे क्या दे देगा? वो मुझे दे देगा एनर्जी स्टोर्ड। तो यहां पे लोड कितना हो गया मेरा? mg इंटू एल, राइट। यहां पे मैंने लोड लिया है mg इंटू एल, दिस हाफ mg एल, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। A disc of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. If the center of mass has speed of 20 centimeter per second, how much work is needed to stop? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको उन्होंने काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ दे रखी हो, स्पीड दे रखी हो, और वो आपसे क्या पूछ रहे हो? वो पूछ रहे हो कि कितना वर्क डन होगा, तो हमेशा याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम को, राइट। हम जैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। So work energy theorem says that the total work done equals to change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy, right? तो वो बोल रहे हैं कितना वर्क लगेगा, तो हम एक काम करते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल क्या होगी? जीरो। इनिशियल कितनी होती है? यहाँ पर दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक होगी ट्रांसलेशन की और एक होगी रोटेशन की। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ये हमें गिवन है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होता है दोस्तों आपको पता है, वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, और v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/2 3/2, दिस इज 3/4 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरी नेगेटिव साइन के साथ ये वर्क डन आ चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ सबकी, तो हो जाएगा 3/4, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, इट इज 100 इंटू 220 सेंटीमीटर की जगह 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है आंसर दोस्तों? इन सबको सॉल्व करने पे आपका आएगा आंसर 3 जूल। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी A, B, C, D are 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ X। क्या गिवन है हमें दोस्तों? हमें गिवन है a स्क्वायर b टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय c टू द पावर 1/3 d टू द पावर 3, एक गोल्डन d टू द पावर 3। एक गोल्डन रूल आपको याद रखना है, भले पावर मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, अपॉन में हो, रेशियो में हो, एरर में जब कैलकुलेट करते हैं सो ऑलवेज ऐड करते हैं। तो हमारा डेल्टा x बाय x की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा b बाय b प्लस 1/3 टाइम्स डेल्टा c बाय c प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाय d। दोस्तों हमेशा याद रखना, भले वो डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, ऊपर नीचे हो, कहीं भी हो, अगर पावर यहाँ पे भी नेगेटिव हो तब भी आपको प्लस ही करना है, प्लस ही करना है। ये चीज दिमाग में फिट कर लीजिए, एरर इज ऑलवेज एडेड। अगर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो हो जाएगा, मैं सबको है ना 100% से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 100 100 100 100। मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। 2 × 1%
प्लस 1/2 इंटू 2% प्लस, इनको आप ब्रैकेट में डालते जाइए, प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4%। आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16%। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या गिवन है, अ बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच इट विल वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, आपको पता है कि ग्रेविटी वेरी होती है जब आप ऊपर जाते हो और नीचे जाते हो, राइट। हाफ वे डाउन मतलब कहाँ आ गए आप, r/2 पे आ गए, मतलब आपकी d की वैल्यू कितनी हो गई, r/2। तो g डैश की वैल्यू निकालूंगा, g इंटू 1 माइनस डी बाय आर, डी की वैल्यू कितनी r/2, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 मतलब कितना हो गया g/2, मतलब जितनी वेट की वैल्यू अगर मैं दो ही तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो जितना वेट ग्राउंड पे आता है उसका हाफ आएगा, तो ये अपेरेंट वेट इक्वल्स टू टोटल वेट बाय 2, तो 200/2 कितना हो गया 100 न्यूटन, तो आपका आंसर आ गया 100 न्यूटन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, आप लोग को आना चाहिए। ये कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 64 की बात करूं तो विबग्योर अगर लूं, विबग्योर GYOR, हालांकि मैं पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी ले सकता हूं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लेने से कोई सेंस नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ लाइट की बात करने हो। तो जैसे जैसे आप राइट साइड में जाते हैं, याद रख लीजिए लैम्डा बढ़ता है, एनर्जी घटती है और फ्रीक्वेंसी भी घटती है विबग्योर में। अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चाहें तो भी अपन बना सकते हैं, गामा, एक्सरे, यूवी रे, फिर विबग्योर, फिर यहाँ पर इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, राइट। इस केस में भी अगर अपन राइट जाते हैं यहाँ से, तब भी हमारी लैम्डा बढ़ता है, एनर्जी घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है। ये चीज आप याद रख लीजिए, आपके लिए काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, a solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 centimeter is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolutions is। देखिए दोस्तों, मैंने फिर से बताया आपको कि ये जैसे ही रोटेशन रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन आए, अगर वर्क डन वगैरह पूछे, टॉर्क पूछे, फोर्स पूछे, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम का अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रैप डाल के रखे उन्होंने जो आपको समझना होंगे। देखिए, हम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ तो वर्क डन कितना होता है, बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब उन्हें क्या क्या गिवन है, हमें टॉर्क को लिख सकता हूं मैं, ये नेगेटिव टॉर्क होगा तो वर्क डन होगा टॉर्क इंटू डी थीटा, जैसे फोर्स इंटू थीटा होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, दैट इक्वल्स टू हाफ इंटू आई। आई कितना है, ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड डिस्क दोनों एक ही बात होती है, तो ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल, ओमेगा तो जीरो हो गई, फाइनली रेस्ट पे आ गया, ओमेगा इनिशियल, मतलब मुझे ये वैल्यूज पुट करना है अब, एम आर स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर टाउ इंटू थीटा। देखिए ध्यान से दोस्तों, उन्हें क्या गिवन है, उन्हें गिवन है 2 पाई रेवोल्यूशंस। एक रेवोल्यूशन में एंगल 2 पाई होता है, तो 2 पाई रेवोल्यूशंस में कितने होंगे दोस्तों, 2 पाई इंटू 2 पाई, दैट इज 4 पाई स्क्वायर। तो मेरा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 4 पाई स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है हमें 3 rpm रोटेशन पर मिनट। 3 रोटेशन, एक रोटेशन में कितना आएगा 2 पाई, पर मिनट को मैं पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं तो हो जाएगा 60। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 10 रेडियन पर सेकंड। अगर आपने यूनिट कन्वर्जन सही से कर लिया है तो अब आपको सही आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हम टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, फिर आ जाएगा हमारा पाई स्क्वायर, पाई बाय 10 स्क्वायर, और डिवाइड में क्या चलेगा, डिवाइड में हमको डालना पड़ेगा थीटा। थीटा कितना है मेरा 2 पाई इंटू 2 पाई, दैट इज 4 पाई स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा मेरा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर। दिस विल बी द टॉर्क रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टॉप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजिशन एंड द सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर।
वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल। देखिए मैं रोटेटिंग पार्टिकल का मुझे वो क्या पूछ रहे हैं, वाई प्रोजेक्शन। अब ध्यान से देखिए वाई प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है ऐसा, और ये यहां से वर्टिकल से ना एंगल गिवन है। अगर मैंने इसको मान लिया थीटा यहां से, तो इसको मैं बोलता हूं एक्स प्रोजेक्शन और इसको मैं बोलता हूं वाई प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर मैंने इसको बोला वाई प्रोजेक्शन, ये मान लीजिए रेडियस, ये रेडियस के बराबर होता है ये, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरा वाई प्रोजेक्शन कितना हो गया दोस्तों, वाई प्रोजेक्शन में हो गया मेरा आर कॉस थीटा। यू नो दैट ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो थीटा की जगह मैं ओमेगा इंटू टी भी रख सकता हूं। क्लियर, चलिए अब हमारा टास्क क्या है, हमें निकालना है ओमेगा, क्योंकि रेडियस तो हमें 3 गिवन है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है टोटल 4 सेकेंड्स। आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको 4 सेकेंड्स टाइम दिख जाएगा, तो ये जाएगा 3 cos पाई बाय 2 इंटू टी। क्लियर, अच्छा तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन कर रहा है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। हाँ चलिए 3 cos पाई बाय 2 इंटू टी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 66 हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 भी काफी इजी है। क्या बोल रहे हैं वो, अ hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to sphere at a distance r from the center. यहां पे उन्होंने हमें hollow metal sphere दिया है, राइट, मेटल स्फीयर ने दिया है। तो हमें पता है कि अगर मैं एक स्फीयर बनाता हूं हॉलो को, तो अगर वो चार्ज है तो अंदर और बाहर क्या 2 डिफरेंट रीजन्स होते हैं। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है दोस्तों, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इसके बाहर होती है। मतलब अगर मैं R इक्वल टू आर तक की बात करूं, तो R इक्वल टू आर तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब यहां 0 होगा। उसके बाद जब मैं इसको शेल थ्योरम लगा सकता हूं, मैं इसको अज्यूम कर सकता हूं कि ये एक पॉइंट चार्ज है। अगर पॉइंट चार्ज से मैं r डिस्टेंस दूर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं तो आता है E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद है दोस्तों, तो ये ऐसी घटने लग जाएगी इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2, 0 एज इट इंक्रीजेस फ्रॉम r फ्रॉम सेंटर टू द कैपिटल रेडियस r, और उसके बाद वो घटेगी डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या गिवन है हमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। देखिए दोस्तों, एडी करंट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है इंडक्शन फर्नेस, ब्रेकिंग ऑफ द ट्रेन और इलेक्ट्रोमैग्नेट में, राइट। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं एडी करंट का यूज होता ही होता है। तो आप देखेंगे अगर ऊपर के 3 ऑप्शंस, तो तीनों वही दे रखे हैं उनने जहां पे एडी करंट का यूज होता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर, दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर आपको पता है शायद जूल हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जूल हीटिंग इफेक्ट, आपको इसकी लेंथ अपन ने देखा था कि रेडियस कितने पे डिपेंड करती है, रेडियस का वेरिएशन विद द हीट, राइट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 हम सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, 6 similar bulbs are connected as shown in the figure DC. So with a DC source of EMF E and 0 internal resistance, the ratio of power consumption by the bulb when first case all are glowing, and second in the situation when 2 from section 1 and 1 from section 2 are glowing. देखिए दोस्तों, करना कुछ नहीं हमको, इजी चीज है काफी। बस आप मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है कुछ ऐसे इस फॉर्मेट में गिवन है हमें, राइट। ये रेजिस्टेंस 1 2 3, ये 1 2 3, और इसको मैंने एक बल्ब के थ्रू लगा रखा है। अब यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि इसका पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये बल्ब है डीसी सोर्स। तो जो पावर होता है वो होता है V² बाय आर इफेक्टिव, V² बाय आर इफेक्टिव। तो V पता है, मुझे क्या निकालना है, वो ये क्वेश्चन है सिर्फ आर इफेक्टिव निकालने का। वो पूछ रहे हैं कि आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना आता है या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में उन्होंने क्या गिवन है कि 2 तो यहां से चल रहे हैं फर्स्ट सेक्शन से, और 1 चल रहा है यहां से।
ठीक है, चलो अब आप यहां पे अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो ये R ये दोनों पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा R/2 और ये काय में सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 3R/2। यहां पे देखते हैं ये R क्या हो गया R/3 और ये R/3, तो ये जाएगा 2R/3। क्या चीज आपको क्लियर? जब मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो क्या मेरा पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इफेक्टिव क्या आता है, राइट? तो मैं अगर P1/P2 लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3, ये जाएगा 9/4। क्या ये चीज आपको क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या गिवन है? एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस एट एन एंगल ऑफ डेप्थ 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री, एट अ पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डेप्थ डेल्टा इक्वल्स टू -25 डिग्री। वी कैन इंटरप्रेट, हमेशा देखिए दोस्तों, जब एंगल ऑफ डेप्थ निकालते हैं तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल कंसिडर करते हैं, वी ऑलवेज कंसिडर द एंगल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है? मैग्नेटिक मेरिडियन में भी हॉरिजॉन्टल से जो टिप हमारा, जो मैग्नेटिक नीडल का टिप जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है, उसको हम इस सेंस में पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। जब वो नीचे होती है तो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। देखो ये कब होगा? जब मैं नॉर्दर्न सरफेस के आसपास खड़ा हूंगा, है ना? जब मैं नदर्न हेमिस्फीयर के आसपास हूंगा और एकदम अगर मैं नॉर्थ पॉइंट पहुंच गया तो क्या ये एकदम वर्टिकल हो जाएगी नीडल ऐसी, राइट? आपने देखा होगा कि वर्टिकल ऐसे थोड़ी एंगल पे होती है, राइट? जैसे अपन नॉर्थ साइड जाते तो एंगल बढ़ते जाता है, ये वाला। लेकिन मान लो अगर मैं साउथ साइड पे हूँ तो ये जो एंगल होगा वो ऊपर की तरफ दिखेगा, तो ये एंगल हमारे केस में नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट नॉर्थ में है और एक पॉइंट साउथ में है, जो प्लस है वो नॉर्थ में है और जो माइनस है वो साउथ में है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बन गया मैंने, अ फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, कितना है 20 + 10y। यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स नहीं, देखो फोर्स y पे डिपेंड कर रहा है, राइट? तो अगर वर्क डन निकालना है तो क्या मेरे को इंटीग्रेशन f.dy करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 20 × dy का इंटीग्रेशन प्लस 10y dy। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, y की लिमिट गिवन है फ्रॉम 0 to 1, जैसे मैं लिमिट पुट करता हूँ तो ये जाएगा 2 × y प्लस 10, y का इंटीग्रेशन y²/2। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 20 + 5, ये मेरा आंसर आ गया 25 जूल। क्या चीज आपको क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यू हैव टू पिक द रॉन्ग ऑप्शन। देखिए दोस्तों, जो कभी भी अगर आप सन की साइड फेस करके रेनबो को देखोगे तो रेनबो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन रेनबो हमेशा प्रिंसिपल में जो लगता है यूजुअली उसमें डिस्पर्शन होता है, पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का भी हाथ होता है। तो अगर आप ऑप्शन सी देखते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन इट इज इन फ्रंट, व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड सेंटर। ये ऑप्शन गलत है, आप सन को फेस करके नहीं देख सकते, उसकी बाकी किसी भी अदर डायरेक्शन में आप उसको रेनबो को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ज्यादा लगेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट। द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented in the figure। आपको पता है कि भाई अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, मेरा पूरा सॉलिड है, मतलब अंदर भी करंट फ्लो हो रही होगी। मुझे फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, μ0 × I/2πr² × r, where r is the distance from the center, ठीक है? तो जैसे जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे मैं सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाते हूँ, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाते हूँ कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बार मैं अगर आउटसाइड पॉइंट पे आ गया तो क्या वायर जैसा बिहेव करेगा, और वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो μ0/2πI/r होती है। मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब लगभग ये डायग्राम बनेगा, ठीक है? चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या गिवन है, 2 particles A and B are moving in circular motion in concentric
सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 r2 विद स्पीड v1 v2 देयर टाइम पीरियड आर सेम। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, टाइम पीरियड क्या गिवन है, सेम। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड सेम है इसका मतलब ओमेगा भी सेम होगा। इजी क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1. Now the space between them, between the two lengths is filled with glycerine जिसका refractive index भी same है, then the equivalent focal length f2 will is f2. The ratio f1 by f2 will be। देखिए दोस्तों अच्छा प्रॉब्लम है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। इसके ऊपर दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैसे, आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं इसको। मान लीजिए ये सिस्टम है और इस सिस्टम का जो फोकल लेंथ है वो f1 है, राइट। जब भी सिस्टम का इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालो तो एक ब्रह्मास्त्र हमेशा याद रखना। क्या करना है आपको, इसका मान लीजिए f1, इसका मान लीजिए f2, ऑल्दो इस केस में दोनों f ही है, तो जो 1/f नेट आता है वो आता है इंडिविजुअल का फोकल लेंथ के बराबर, राइट। कॉन्वेक्स इसलिए पॉजिटिव, कॉन्केव होता तो नेगेटिव लेता ना। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि सेम है तो मैं यहां लिख सकता हूं 1/f नेट इक्वल टू 1/f प्लस 1/f दैट इज 2/f, राइट। अब क्या किया उन्होंने, इसको ग्लिसरीन से फिल कर दिया ऐसे। जैसे उन्होंने ग्लिसरीन से फिल कर दिया तो ये दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा कि 3 लेंस में कन्वर्ट हो गया, एक ये बीच वाला 2 और 3। तो इसका कुछ फोकल लेंथ होगा, इसका कुछ होगा और इसका भी कुछ होगा। तो यहां पर एफ नेट जो लिखूंगा मैं, एफ नेट लिखने के लिए भले सिस्टम कैसा भी हो, आपको गोल्डन रूल क्या याद रखना है, आपको उसको ब्रेक करना है और ब्रेक करके इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकालनी है। f1 f2 f3, हमें f1 यह -f2 हो जाएगा। क्यों माइनस, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, प्लस f3 हमें गिवन है। यहाँ पे सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम है और म्यू भी सेम है, इसलिए मैं सबका f बराबर ले रहा हूं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1/f, तो ये हो गया 1/f2 की वैल्यू हो गई 1/f और ये हो गया 2/f। अगर मैं f1/f2 निकालता हूं तो मेरा डायरेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा f1/f2 हो जाएगा 1/2। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपसे याद रखूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर म्यू चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब फोकल लेंथ निकाले तो वो होता है μ2/μ1, मतलब ग्लास या ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब बाहर रखेंगे तो हमेशा एयर रखना, हमेशा क्या रखना, एयर। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर ये तो ग्लिसरीन है, ये ग्लास है, ये ग्लास है। वही आपको बता रहा हूं कि इन तीनों को 3 पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर लो, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। फिर इसके आइट साइड एयर मानो, इसके आइट साइड एयर मानो, इसके आइट साइड एयर मानो, तीनों का अलग अलग फोकल लेंथ निकालो और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। आपका आंसर हमेशा सही आएगा, मेरी गारंटी, मुझ पे भरोसा रखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या गिवन है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल for the pair of media in contact, what will be the angle of refraction। आपको पता है कि मान लीजिए पहली बात तो TIR कब होता है, TIR जब होता है जब मेरी बॉडी एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है। तो यहां क्या होगा, जैसे ही ये रे गई तो यहां पे आके रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर क्रिटिकल एंगल ये एंगल थीटा हो गया तो जो होती है वो ग्लांस कर जाती है सरफेस को, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है दोस्तों मेरा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 90 डिग्री बिना पेन उठाए। क्वेश्चन नंबर 77, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r in a free space. What is the electric field midway between the two line charges? देखिए अगर मैं एक लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेता हूं तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है।
अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस साइड में होगी, और ये यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये भी इस डायरेक्शन में होगी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर यहाँ से डिस्टेंस दोनों सेम है, मिड पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस अगर सेम है, तब आप क्या डबल टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल वायर लिख सकते हैं। और डायरेक्शन तो आपको पता ही है, आई कैप मान लीजिए, राइट टुवर्ड्स राइट, सो ये जाएगा लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या गिवन है हमको, फॉर अ पी टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो पी टाइप है, राइट। पी टाइप मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, पी मतलब पॉजिटिव, एन टाइप मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मतलब होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। बस अगर ये चीज आप याद रखेंगे तो सब आंसर आपके आ जाएंगे। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 2, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इम्प्योरिटी कौन सी डालते हैं, जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे तो एक वॉइड क्रिएट होगी, राइट। और जब हम पेंटावेलेंट डालते हैं तो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन चला जाता है। हमें यहाँ होल चाहिए तो हमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एल। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। देखिए कंडक्टर, इंडक्टर, स्विच ये सिर्फ एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं, लेकिन जो मेरा फ्यूज वायर है, आपने घर के में भी लगा होगा, जो मेन सर्किट ब्रेकर एमसीबी होती है, और फ्यूज वायर भी लगा होता है अपने घर में, तो वो क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या गिवन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड is being charged with a voltage source which is changing at a rate of 3 volt per second. The conduction through the connecting wires and the displacement current through the plates of the capacitor would be. देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हमने डिराइव किया था कि जो कंडक्शन करंट, जो नॉर्मल करंट होती है उसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं, और जो प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि हम अगर इसको माने कि ये एयर है तो एयर में से करंट कैसे पास हो सकती है, लेकिन ये आपको पता है कि कंडक्टर प्लेट्स के थ्रू भी करंट पास होती है, और उसी करंट को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड होता है का, ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब जितनी कंडक्शन करंट होती है उतनी ही मेरी डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। अच्छा, अब ये निकालते कैसे हैं, निकालने के लिए हमें दो चीज की बने, एक सी की बने और एक डीवी बाई डी टी की बने। तो हमें रिलेशन चाहिए कैपेसिटेंस में और पोटेंशियल में। यू नो दैट Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ डी क्यू बाई डी टी, सी तो कॉन्स्टेंट है तो ये जाएगा डी वी बाई डी टी, ये हो गई मेरी करंट, राइट। तो सी की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोफैरेड, और वी की वैल्यू कितनी है 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर माइक्रोफैरेड की वैल्यू, राइट, आई होप। हाँ, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, या मैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 भी लिख सकता हूँ। ऑप्शन में गिवन है 60 माइक्रो एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां पे वो पूछ रहे हैं कि दोनों केस में आपको वोल्टेज बताना है, V1 V2, राइट। इन द सर्किट शोन्स द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और जो आइडियल एमीटर होता है, जो करंट मेजर करता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है, आइडियल का, राइट। अब देखिए फर्स्ट केस में उन्होंने क्या गिवन है कि यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर क्या गिवन है, वोल्ट मीटर गिवन है। अगर मान लीजिए करंट यहाँ से आती है इस डायरेक्शन में से, तो यहाँ पे करंट पूरी की पूरी चली जाएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। ये जैसे ही करंट आई, ये इसके पास 2 रास्ते होंगे, इधर से और इधर से, लेकिन ये बोलेगा नहीं, मेरे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, आपको मैं नहीं जाने दूंगा, तो करंट निकल गई सीधा ऊपर, राइट। चलिए सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में भी यही होने वाला है। सेकेंड केस में यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है, लेकिन उसके पैरेलल में क्या लग गया, वोल्ट मीटर लग गया। अब ये तो करंट आने देगा, लेकिन ये मना कर देगा, तो फाइनली जो पूरी करंट होगी वो यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये दोनों सिस्टम दिखने में अलग अलग है, लेकिन है एग्जैक्टली सेम, और एग्जैक्टली सेम होने के कारण इनका करंट भी सेम होगा और पोटेंशियल भी सेम होगा, राइट। तो हमारा अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 82 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 82 में गिवन है कि अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस,
दोस्तों याद रखिए हीलियम न्यूक्लियस, और जैसे ही मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं उसमें नेगेटिव चार्ज का कोई कॉलम ही नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा 2He4, यहाँ पे हो जाएंगे प्रोटॉन के नंबर 2 और न्यूट्रॉन के नंबर 2, और ये न्यूक्लियस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 83, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए तीनों फॉर्मूले याद होना चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट आंसर लगा सकें, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं उसमें और आपको आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 12.27 डिवाइडेड बाय √V एंगस्ट्रॉम। तो हो जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय 10,000। तो हमारा आंसर आ गया 12.27 एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 डाल सकते हैं अपन, और डिवाइड में 10⁻⁻2 आ ही रहा है, तो ये हो जाएगा टोटल 12.27 इंटू 10⁻12 मीटर। क्या चीज़ आपको क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन नंबर 83 वो बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 84 when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree when the same object is shot with same velocity, it can travel x2 distance। देखिए क्या गिवन है, ये एक इंक्लाइन है और इंक्लाइन पे एक बॉडी को मैं शूट कर रहा हूँ ऐसे। अब जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी, आपको पता है ग्रेविटी लग रही है नीचे इस पे, तो ये रिटार्ड करेगी बॉडी, ऊपर जाते जाते स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों कम होगी? अब देखते हैं इसका जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ अगर मैं जी मानूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा जी कॉस थीटा। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे आके वो रेस्ट पे आ गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो रेस्ट पे आ गई, या किसी भी एक पोजिशन पे आके वो रेस्ट पे आ गई। तो अगर मैं इसके अलॉन्ग इक्वेशन का मोशन लगाऊं, कौन सी? v² = u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है? स्टॉप हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी u², एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ। देखिए मोशन के अगेंस्ट में है तो -g sin थीटा इंटू डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ u²/2g sin थीटा। इसको मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन वाले फॉर्मूले से भी याद कर सकता हूँ। ठीक है, और जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो u²/2g होता है अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो तो। चलिए अब हम θ1 और θ2 की वैल्यू रखेंगे। u² सेम है, 2g सेम है, मतलब x1/x2 क्या हो जाएगा? ये sin θ2 डिवाइडेड बाय sin θ1। ठीक है, तो आप sin θ2 sin θ1 की वैल्यूज रख दीजिए, मेरा आंसर आएगा sin 30 1/2 और sin 60 √3/2। तो मेरा आंसर आ गया 1:√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या गिवन है? A small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter. Taking g equals to 10 meter per second square, the rate of flow of water। देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इस पॉइंट का एरिया चाहिए होता है और इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए होती है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे ही हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी आती है √2gh। यहाँ पर h हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं है, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम है। अगर वाटर कॉलम यहाँ तक है तो हम हाइट यहाँ तक लेंगे, अगर वाटर कॉलम पूरा ऊपर तक है तो हम पूरा ऊपर तक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट कितनी गिवन है हमें गिवन है 2 इंटू हाइट 2 मीटर, राइट। तो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 2, तो कितना हो गया मेरा √40, राइट, √40। चलिए तो हम यहां पे देखते हैं इसको, एरिया कितना है? एरिया इज 2 mm स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻6। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा √40 की वैल्यू, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 12.56 के आसपास इंटू 10⁻⁻6, राइट। सो इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं लिखूँ 12.6, क्योंकि ऑप्शन में 12.6 है, ये मेरा आंसर हो गया,
राइट। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। फिर से देखिए क्या गिवन है, 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charge plus Q minus Q respectively are placed at a certain distance apart। क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास चार्ज Q है, यहाँ पे माइनस Q है, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, तो फोर्स कितना होता है KQ²/D² मैग्नीट्यूड। अब 75% चार्ज खुद के पास है और 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया, अगर तो ये चार्ज कितना हो गया 3Q/4, राइट। Q/4 मैंने ट्रांसफर कर दिया। अगर मैंने Q/4 पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को दे दिया तो इसमें से भी नेट चार्ज कम हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा -3Q/4। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू भी कम हो जाएगी क्योंकि कुछ पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अब जो मैं फोर्स न्यू निकालूंगा, न्यू फोर्स वो आएगा K × 3Q/4 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D², यहाँ पे D² आएगा, तो कितना हो जाएगा 9/16 F ओल्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या गिवन है, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटम enters perpendicular to a constant magnetic field B, the ratio of their radii of their path। देखिए रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, बट यहाँ पे मैं मोमेंटम गिवन है तो ये मैं यूज करूंगा m/qb, मतलब जो रेडियस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। क्लियर। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो इसका चार्ज होता है 1। अगर मैं हीलियम एटम की बात करूं तो इसका चार्ज होता है 2। तो देख लीजिए दोस्तों, आप रेशियो निकाल के, तो RH/R अल्फा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/1। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या गिवन है, इन क्वेश्चन नंबर 88 दे हैव गिवन that a particle moving with velocity v is acted by 3 forces shown in the figure by triangle PQR। देखिए दोस्तों, इनने 3 फोर्स दिए हमें, ये और ये, राइट। अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर होना चाहिए, राइट। बट यहां पे ये सब क्लॉकवाइज में है, मतलब F1 प्लस F2 यहाँ पे कितना है -F3 के बराबर है, या मैं ऐसा लिख दूं F1 प्लस F2 प्लस F3 कितना है 0। इसका मतलब क्या दोस्तों, नेट फोर्स 0 हो गया। अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया इसका मतलब देयर वोंट बी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आ गया, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी विल रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 यहां पर गिवन है, द वर्क डन टू रेज मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट h which is equal to radius of the earth। देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम में कुछ बच्चे गलती करते हैं जिनको ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। हम पोटेंशियल एनर्जी mgh यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब g कांस्टेंट हो या मोशन सरफेस के आसपास हो रहा हो। यहाँ पे मोशन सरफेस के आसपास नहीं हो रहा है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे -gm/r, या ठीक है। तो ये मैं सरफेस पे, अगर मैं ऊपर टॉप पॉइंट बात करता हूँ तो हो जाएगा -gmm डिवाइडेड बाय r प्लस h, और h कितना है यहाँ पे r के बराबर, तो ये हो जाएगा -gmm/2r। अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू आएगी मेरी, gmm/r कॉमन, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा -1/2 माइनस ऑफ -1, तो जगह +1, दैट इज gmm/2r आ गया। अब आप आंसर देखोगे तो आपको आंसर कहीं पे नहीं दिख रहा है, हमको mgh के फॉर्मेट में आंसर। एक काम करता हूँ, मुझे पता है जो स्मॉल g की वैल्यू होती है, स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल g इज इक्वल्स टू g इंटू कैपिटल M/r²। तो मैं r का मल्टीप्लाई करता हूँ और r का डिवाइड कर देता हूँ, gm/r², ये क्या हो गया स्मॉल g, तो ये क्या मेरा mgr/2। इस तरीके से आपका आंसर mgr/2 आता है। दोस्तों ध्यान रखना है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला नहीं, ये ब्लंडर है। आप जब हाइट का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है तब आप पोटेंशियल एनर्जी इससे नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट इज ऑफ वेवलेंथ 40 नैनोमीटर वाज यूज्ड, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा formed on the screen
placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? अब उन्होंने क्या किया है बेसिकली, देखो वो पूछ रहे हैं कि एंगुलर विड्थ बताना है जब उन्होंने वाटर में इमर्स कर दिया। आपको एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला पता है? एंगुलर विड्थ होता है बीटा। बीटा क्या होता है? फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय डी, ठीक है, या आप लैम्डा डी बाई डी भी लिख सकते हैं इसको, बट बीटा ही चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो जो एंगुलर विड्थ होती है वो लैम्डा पे भी डिपेंड करती है, राइट। अब वो पानी में डाल दिया उन्होंने, तो क्या मैं इसको लिख दूं, पानी में डालने के बाद लैम्डा थीटा डैश इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू डिवाइडेड बाय डी। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखूं तो थीटा डैश इक्वल्स टू थीटा नॉट बाय म्यू आता है मेरा, राइट ना। हमें थीटा नॉट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, थीटा नॉट की वैल्यू बीटा बाय म्यू बीटा बाय डी, तो थीटा डैश कितना आ जाएगा मेरा, बीटा की वैल्यू गिवन है मुझे, कितनी गिवन है 0.2 डिग्री। म्यू कितना गिवन है, म्यू गिवन है हमें, यहाँ में थीटा नॉट की वैल्यू गिवन है, थीटा नॉट डायरेक्ट थीटा नॉट दे रखा है तो बीटा को हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। थीटा नॉट की वैल्यू गिवन है हमें 0.2 डिग्री और म्यू गिवन वैल्यू गिवन है 4/3। तो जैसे मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो थीटा डैश कितना आ जाएगा मेरा 0.15 डिग्री, राइट। आई होप गाइज आपको सॉल्यूशंस समझ में आए हों और आप क्लियर भी हों। मिलते हैं अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।